नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इतिहास और ये इतिहास के भाग 1 को हम पढ़ेंगे। हमें जानना है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो टच होते हैं ये सभी रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सभी के लिए पर्याप्त हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से 4 हैं, जिसमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य आते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णन देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब हम ऋग्वेद को थोड़ा सा जानते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में जो लिखी हुई बातें हैं वो ऋचाओं में संकलित है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीन तक स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यानी कि ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि की को ज्यादा समर्पित किया गया है। इंद्र और अग्नि के बारे में बताया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी कि ऋग्वेद में सबसे जो सर्वोपरि स्थान दिया गया वो ब्राह्मणों को दिया गया। दूसरे वेदों में आते हैं यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसे ध्यान देने वाली बात है, एक ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य मतलब कहानी और पद्य मतलब कविता, यानी कि दोनों के रूप में इसको संकलित किया गया है यजुर्वेद। हमने पढ़ा ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। अब है सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी कि सामवेद में संगीत से संबंधित बहुत सारी बातें लिखी हुई है। संगीत की उत्पत्ति, संगीत की जानकारी हमें सामवेद से ही प्राप्त होते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेद।
अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मा आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नौ, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्षण तथा इनके पुत्र अग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण विष्णु पुराण, जिसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन वंश का और वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी दी गई है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत स्वरूप में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ध्यान देने बात है कि वेद को पढ़ने के लिए स्त्रियां और शूद्रों को अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराण वो सुन सकते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक धर्म ग्रंथ है, जो नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक एक किताब है जिसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित किया गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्रों में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। यहाँ देखिए, बुद्ध और जैन दो धर्मों की बात हो रही है। दोनों लगभग मिला जुला लगभग सेम ही है। जातक में बौद्ध धर्म की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन है और यहाँ पर जैन धर्म को आगम, ठीक है ना। इसके जैन धर्म के जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होती है, जबकि बुद्ध के हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कोटिल या विष्णुगत हैं। चाणक्य को भी कोटिल और विष्णुगत के नाम से जाना जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंधी विजय का वृतांत चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद हैं, इसमें सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इसने मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्याण की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस
यह ईरान का राज्यवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, अनेसिक्रट तथा आस्ट्रीबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग में संबंधित है। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। 8वां है प्लानी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ों, पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9वें नंबर पर है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी के हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब कुछ चीनी लेखक हैं जिसमें सबसे पहले फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने मीन वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिस पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। लंबे समय तक भारत में रहने वाले ह्वेनसांग पहले चीनी लेखक थे। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। और चौथे हैं इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इस पार्ट में हम इतना जानेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम आगे इतिहास की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।